एज हमारी जैसे जैसे बढ़ती है वैसे वैसे हड्डी में कमज़ोरी आती चली जाती है। खाली कैल्शियम की कमी ऑस्टियोपोरोसिस नहीं है। So is there any risk factor of osteoporosis? ये 3 ऐसी इम्पॉर्टेंट साइट्स हैं जहाँ पर फ्रैक्चर होने के रिस्क बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। फ्रैक्चर का ऑपरेशन करके हड्डी जुड़ने की जो प्रतिक्रिया है उसको भी इन्फ्लुएंस करता है। Is there anything कि अगर कोई मिल्क प्रोडक्ट भी ना लेता हो तो फिर वो क्या करे? अगर किसी को डायबिटीज़ है तो प्रोटीन सप्लीमेंट्स ले सकता है। कोई एज बैरियर है इस डिजीज़ के लिए? कोई एज कंडीशन की इस एज के बाद ये होना नॉर्मल है? नमस्कार, आप देख रहे हैं हेल्थ वायर और मैं हूं आपके साथ आंचल सनोरिया। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऑस्टियोपोरोसिस के बारे में और इस बारे में बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं फोर्टिस हॉस्पिटल के डॉक्टर अतुल मिश्रा, सीनियर डायरेक्टर एंड एचओडी ऑर्थोपेडिक्स। वेलकम सर, वेलकम टू हेल्थ वायर। सबसे पहले तो एक सवाल आता है, ऑस्टियोपोरोसिस होता क्या है और ये अर्थराइटिस से कैसे अलग है? देखिए, ऑस्टियोपोरोसिस जो है, अगर उसको सिंपल परिभाषा में हम वक्त करें तो इट इज़ डिक्रीज इन द डेंसिटी ऑफ बोन। डिक्रीज इन द डेंसिटी का मतलब जो घनत्व होता है हड्डी का वो कम हो जाता है। बोन के अंदर 2 कंपोनेंट होते हैं। अगर आप इस मॉडल को देखें, एक होता है ऑर्गेनिक मैट्रिक्स और एक होता है इनऑर्गेनिक मैट्रिक्स। इनऑर्गेनिक मैट्रिक्स जो है वो कैल्शियम का कंपोनेंट है और ऑर्गेनिक मैट्रिक्स जो होता है वो प्रोटीन स्ट्रक्चर होता है। ऑस्टियोपोरोसिस में एक आम धारणा ये है कैल्शियम की कमी, लेकिन ये नहीं है। ऑस्टियोपोरोसिस के अंदर इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक दोनों कंपोनेंट कम होते चले जाते हैं। जो एक सिंपल हम डेफिनेशन को अगर लें कि मास पर यूनिट वॉल्यूम, यानी कि हड्डी का जो डेंसिटी है वो कम होता चला जाता है। इसके बहुत सारे कारण हैं और बेसिक जो रीजंस हैं इसके, उनमें हम इसको ब्रॉडली ये बोल सकते हैं कि लेडीज़ के अंदर आफ्टर मेनोपॉज जो ईस्ट्रोजन हार्मोन होता है उसकी डेफिशिएंसी हो जाती है और उसके चलते बॉडी का कैल्शियम मेटाबॉलिज्म अफेक्ट होता है और ऑस्टियोपोरोसिस हो जाता है। दूसरा कारण है सेनाइल ऑस्टियोपोरोसिस, यानी एज हमारी जैसे जैसे बढ़ती है वैसे वैसे हड्डी में कमजोरी आती चली जाती है। नाउ द सेकेंड पार्ट ऑफ योर क्वेश्चन वाज हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम ऑस्टियोआर्थराइटिस। ऑस्टियोआर्थराइटिस बाय डेफिनेशन इज द इन्फ्लेमेशन ऑफ जॉइंट्स, यानी कि जोड़ों की अंदर की सूजन। तो ऑस्टियोपोरोसिस ओवरऑल बॉडी का जो फ्रेमवर्क है, जो स्केलेटल फ्रेमवर्क है, उसको इन्फ्लुएंस करता है। आर्थराइटिस जोड़ की जो हमारे जोड़ हैं, जहाँ पर 2 हड्डियाँ मिलती हैं और जॉइंट बनाती हैं, जैसे हिप जॉइंट है, घुटना है, वो जो जोड़ हैं उनका अंदर से इन्फ्लेमेशन यानी सूजन होना और अंदर जो कार्टिलेज होती है उसका घिसना, ये जो सीक्वेंस है इसे हम ऑस्टियोआर्थराइटिस बोलते हैं। दोनों अलग अलग बीमारियां हैं। So is there any type of osteoporosis? ऑस्टियोपोरोसिस बेसिकली हम इस तरीके से क्लासिफाई कर सकते हैं कि एक सिनाइल ऑस्टियोपोरोसिस, यानी जैसे जैसे एज बढ़ती है वैसे वैसे हड्डी की कमज़ोरी होना। एक होता है पोस्ट मीनोपॉजल ऑस्टियोपोरोसिस, जो लेडीज़ में ज़्यादा कॉमन है, यानी मीनोपॉज के बाद आफ्टर द एज ऑफ 50 सर्टेन हार्मोन्स बॉडी में बंद हो जाते हैं, उसके कारण हड्डियाँ कमज़ोर होती हैं। और तीसरा जो कारण है उसमें एक नहीं बहुत सारे छोटे छोटे कारण हैं। वो बहुत सारे कारण हैं, जैसे कि अगर किसी को इस तरीके की बीमारी है जिसमें बहुत ज़्यादा स्टेरॉइड्स दिए जाते हैं, तो स्टेरॉइड इंड्यूस्ड ऑस्टियोपोरोसिस है। कुछ और बीमारियां इन्फ्लेमेटरी कंडीशंस होती हैं जिनकी दवाइयां जो मरीज़ लेता है उसके कारण ऑस्टियोपोरोसिस हो जाते हैं। एक्सेसिव अल्कोहल जो है दैट आल्सो कॉजेज ऑस्टियोपोरोसिस। पेशेंट का अगर लाइफस्टाइल ठीक नहीं है, सीडेंटरी लाइफस्टाइल है, डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है और पेशेंट की मोबिलिटी बहुत ज़्यादा नहीं है, इम्यूनोसप्रेशन है जहाँ पर बॉडी का इम्यूनिटी जो है वो कम हो जाती है, ये सब फैक्टर्स जो हैं ये भी ऑस्टियोपोरोसिस करते हैं। सर, अगर बात करें सिम्टम्स की तो हम एक
कुछ मेजर और कुछ बेसिक सिम्टम्स से कैसे पहचान सकते हैं कि ये प्रॉब्लम जो हमारी बोन्स के साथ हो रही है, हमारे जॉइंट्स के साथ हो रही है, वो ऑस्टियोपोरोसिस है? देखिए, जनरली जो ऑस्टियोपोरोसिस होगा उसमें जो हमारे को ओपीडी में सबसे ज़्यादा जो पेशेंट्स आते हैं वो मिडिल एजेड फीमेल्स होती हैं, जो अक्सर ये बोलती हैं कि उनको घुटने में दर्द है, फिर कहती हैं मुझे जांघ में, कमर में भी दर्द हो रहा है। ग्रेजुअली फिर वो बोलती हैं कि डॉक्टर साहब पूरे शरीर में ही दर्द होता है, सभी हड्डियां दर्द कर रही हैं। ये सबसे पहला और इम्पॉर्टेंट सिम्टम है कि अगर एक मिडिल एजेड फीमेल इस तरीके की बात कर रही है कि वो किचन में काम करते हुए भी उसे दर्द है, खड़े होकर खाना बनाने में कमर में दर्द हो जाता है, मार्केट जाने में अगर सब्जी खरीदती है, थैला खरीदती है तो कंधे में दर्द हो जाता है, ये सारे नॉर्मल ऐसे लक्षण हैं जो कि ऑस्टियोपोरोसिस के हैं। सर, यहाँ पर आपकी बातों से इतना तो समझ आ गया कि कैल्शियम की कमी जो है वो बोन्स को कहीं ना कहीं यहाँ तक पहुँचा देती है ऑस्टियोपोरोसिस। कैल्शियम की कमी एक कॉन्ट्रीब्यूटरी फैक्टर है, क्योंकि मैंने आपको जो सबसे पहले बात बताई कि खाली कैल्शियम की कमी ऑस्टियोपोरोसिस नहीं है। कैल्शियम की कमी के साथ साथ जो ऑर्गेनिक कंपोनेंट है हड्डी का, यानी हड्डी का जो तत्व है अंदर जिससे हड्डी बनती है, वो भी कम हो जाता है। जो हड्डी का फ्रेमवर्क है, आप इसको इस तरीके से समझ सकते हैं कि कभी आपने अगर किसी मकान की छत बनते हुए देखा है तो उसमें एक लोहे का जाल बिछता है। वो लोहे का जाल समझिए ऑर्गेनिक मैट्रिक्स है बोन का। उस लोहे के जाल के अंदर कंक्रीट डाली जाती है, वो कैल्शियम है। तो ऑस्टियोपोरोसिस के अंदर जो जाल है उसकी वो जाल जो है वो भी कम हो जाता है, और जो कंक्रीट है यानी कैल्शियम वो भी कम हो जाता है। तो इज देयर एनी रिस्क फैक्टर ऑफ ऑस्टियोपोरोसिस? बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ये चीज़, क्योंकि ऑस्टियोपोरोसिस के चलते पेशेंट्स जो हैं दे गेट मोर प्रोन टू फ्रैक्चर्स। मिडिल और एल्डरली एजेड खासकर फीमेल्स, उनकी स्पाइन जो है वो जो कि सीधी होनी चाहिए वो घुमावदार हो जाती है, उनके बॉडी वेट से ही वो बेंड हो जाती है, जिसे काइफोटिक डिफॉर्मिटी बोलते हैं। और लेडीज़ को देखा गया है कि अक्सर वो ऐसे झुक के चलती हैं, हाइट कम हो जाती है, यानी बोन कोई श्रिंक नहीं हो रही, अपने बॉडी के वेट से ही हड्डी दबती जा रही है। दे आर मोर प्रोन टू फ्रैक्चर्स, फ्रैक्चर रिस्क बहुत हाई हो जाता है। अगर थोड़ा बहुत स्लिप कर जाएं तो गिरने से हड्डी टूट जाती है। अक्सर ये देखा गया है कि ऑस्टियोपोरोसिस में जो कलाई की हड्डी है वो, और हिप जॉइंट की हड्डी और रीढ़ की हड्डियाँ, ये तीन ऐसी इम्पॉर्टेंट साइट्स हैं जहाँ पर फ्रैक्चर होने के रिस्क बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। और अगर इन जगह पर, इन बोन्स, इन जॉइंट्स में फ्रैक्चर हो जाए तो क्या उसकी जो ट्रीटमेंट है या फिर उसकी जो रिकवरी टाइम है वो ज़्यादा होता है? देखिए, ऑस्टियोपोरोसिस में आपने एक नॉर्मल हाउस होल्ड एक कहावत है कि बुढ़ापे की हड्डी आसानी से नहीं जुड़ती, लेकिन ये समझना होगा कि ऑस्टियोपोरोसिस फ्रैक्चर रिस्क तो बढ़ा ही रहा है। फ्रैक्चर का ऑपरेशन करके हड्डी जुड़ने की जो प्रतिक्रिया है उसको भी इन्फ्लुएंस करता है। और ये बात कहीं ना कहीं ये सच है कि ओल्ड एज में हड्डी जुड़ने में थोड़ी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं अगर पेशेंट पूरी तरह से ऑस्टियोपोरोसिस का ट्रीटमेंट ना कराए। सर, एक ऑस्टियोपोरोसिस पेशेंट जो है, क्या वो इस डिजीज के साथ एक लंबा जीवन जी सकता है? ऑस्टियोपोरोसिस जो बीमारी है ये एक पैंडेमिक की तरह है। लोग अक्सर अपने हाउस होल्ड एक्टिविटीज़ में, क्योंकि ये एक साइलेंट डिजीज़ है, इसके बारे में इतना ध्यान नहीं देते। ये क्योरेबल से पहले इसका जो प्रिवेंटिव मेजर है वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर प्रॉपर प्रिवेंटिव मेजर्स लें तो ऑस्टियोपोरोसिस इज़ क्योरेबल। देखिए, सिनाइल ऑस्टियोपोरोसिस यानी उम्र के साथ जो हड्डियाँ बढ़ रही हैं, कमज़ोर हो रही हैं, वो ओल्ड एज है, उसे हम रिवर्स नहीं कर सकते। लेकिन हाँ, हड्डी को हम इतना मजबूत बना सकते हैं कि फ्रैक्चर रिस्क कम हो जाए। तो ऑस्टियोपोरोसिस ट्रीटेबल भी है और इसके साथ में हम एक लॉन्ग और हेल्दी लाइफ भी जी सकते हैं। सर, डाइट की अगर बात करें तो हम ऐसा क्या अपनी डाइट में ऐड करें जो हम इसका रिस्क
ऑस्टियोपोरोसिस का रिस्क कम कर सकें? ऑस्टियोपोरोसिस के रिस्क को कम करने के लिए एक हेल्दी लाइफस्टाइल डाइट के साथ साथ बहुत ज़रूरी है। कैल्शियम रिच डाइट होना चाहिए, आपकी डाइट में फैट्स कम हो और प्रोटीन कंटेंट थोड़ा ज़्यादा हो। रेगुलर वॉक करना, साइकिलिंग करना, अपने वेट को कंट्रोल में रखना, ये एक बेसिक चीज़ें हैं। स्मोकिंग, अल्कोहल, ड्रग अब्यूज़ ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तो ये बेसिक सी चीज़ जो कि हमारी सोसाइटी में ऑलरेडी है, इंडियन कल्चर में ऑलरेडी है, अगर हम उसको फॉलो करेंगे तो हमें ऑस्टियोपोरोसिस नहीं होगा, और होगा भी तो कंट्रोल में रहेगा। मिल्क जो है वो कैल्शियम का काफ़ी प्राइमरी सोर्स माना जाता है, जी, बट वो लोग जो लैक्टोज इंटॉलरेंट हैं, जो दूध पीते हैं तो उनके साथ प्रॉब्लम हो जाती है, अब वो लोग ऑस्टियोपोरोसिस के ज़्यादा शिकार हो सकते हैं, ऐसा कोई रीज़न है? या फिर वो लोग फिर कैल्शियम कैसे लें, प्राइमरी सोर्स? देखिए, अगर किसी को मिल्क या लैक्टोज इंटॉलरेंस है तो कर्ड, छाछ यानी बटर मिल्क, लस्सी और दही और पनीर, ये बेसिक ऐसी चीज़ें हैं जो कि मिल्क के प्रोडक्ट्स हैं। पनीर के अंदर इट इज़ रिच इन कैल्शियम एज वेल एज इट हैज़ प्रोटीन। तो दोनों चीज़ें जो हैं वो मिल जाती हैं डाइट में, और यही दोनों चीज़ें हमें चाहिए ऑस्टियोपोरोसिस को प्रिवेंट करने के लिए। इज देयर एनीथिंग कि अगर कोई मिल्क प्रोडक्ट भी ना लेता हो तो फिर वो क्या करे? एग्स हैं, नॉन वेजिटेरियन प्रोडक्ट्स हैं, प्लस बेसिक कैल्शियम की टैबलेट्स अवेलेबल हैं मार्केट में केमिस्ट के पास, जिसमें विटामिन डी और कैल्शियम होता है। प्रोटीन हम डाइट में ले सकते हैं इन फॉर्म ऑफ सोयाबीन, नॉन वेजिटेरियन फूड, एग वाइट, एग प्रोटीन इज़ ऑल्सो गुड। अदरवाइज प्रोटीन पाउडर्स आते हैं जो कि आजकल शुगर फ्री भी आते हैं। अगर किसी को डायबिटीज़ है तो प्रोटीन सप्लीमेंट्स ले सकता है, दे आर सेफ। कोई एज बैरियर है इस डिजीज़ के लिए? कोई एज कंडीशन की इस एज के बाद ये होना नॉर्मल है, या फिर पहले कम उम्र के लोगों में भी ये देखी जाती है ऑस्टियोपोरोसिस? कम उम्र के लोगों में तो बहुत रेयर है, अनलेस किसी को इम्यूनिटी का इशू हो और वो लॉन्ग टर्म स्टेरॉइड ले रहा हो। लॉन्ग टर्म स्टेरॉइड से ऑस्टियोपोरोसिस होता है, लेकिन ऐसी कंडीशन में उसको साइड इफ़ेक्ट्स को हम न्यूट्रलाइज कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ स्पेशलाइज्ड मेडिसिन्स। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। इतनी सारी धारणाएं हमारी बस्ट करने के लिए थैंक यू सो मच।